नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, मीटर सेतु में शून्यांक या शून्य विक्षेप ए सिरे से 33.7 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। एक गैल्वेनोमीटर है और इसकी सुई में जब जीरो पर सुई आ जाए, ये शून्य विक्षेप है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ए सिरे से 33.7 सेंटीमीटर पर है। ज्ञात प्रतिरोध R बिंदु ए के निकट अंतराल से जुड़ा है। ये बिंदु ए है, इसके निकट अंतराल ये है, इसमें ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। और इस ज्ञात प्रतिरोध के लिए याद करो, हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। यदि अज्ञात प्रतिरोध X जो कि सिरे B के निकट, इस B सिरे के निकट जो अंतराल है, इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसको X कहते हैं। यहां पर मैंने X के साथ 12 ओम रेजिस्टेंस भी जोड़ के दिखा रखा है, लेकिन पहली कंडीशन में केवल X जुड़ा हुआ है। इस अंतराल को कहते हैं A सिरे के निकट और इस अंतराल को कहते हैं B सिरे के निकट। इस पे R प्रतिरोध और इस पर X। कहने का मतलब, जब यहां पर R है और यहां पर केवल X है, तब विक्षेप या शून्य की जो कंडीशन है वो 33.7 सेंटीमीटर पे आती है। तो ये R, इसको X, आपको पता है इसको S बोलते हैं। S बराबर यहां पर क्या समझे आप, X। तो R बटे S किसके बराबर होगा, 33.7 अपॉन में 100 माइनस L। याद करो, P बटे Q बराबर R बटे S, L बटे 100 माइनस L। तो 100 में से 33.7 घटाएंगे तो 66.3 आ जाएगा। R बटे S की वैल्यू इस कंडीशन से ये आ जाएगी। ध्यान से देखिए आप। फिर ये कह रहा है कि ये जो X प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दो, उसके बाद शून्यांक A सिरे से 51.9 सेंटीमीटर दूरी पर आता है। तो यहां पर इसके समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया और फिर संतुलन लंबाई कितनी चली जाती है, 51.9 सेंटीमीटर। पहले तो X के समांतर में 12 ओम है, तो अब नया जो S है, S इक्विवेलेंट समांतर क्रम में 1/S इक्विवेलेंट 1/12 प्लस 1/S, और S बराबर क्या है, X। तो यहां से ये आ गया। अगर आपको S इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, 12S S प्लस 12, और S यहां पर X के बराबर है। देखो, सेकंड कंडीशन में R और अज्ञात प्रतिरोध, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो देखो, R बटे S इक्विवेलेंट, S इक्विवेलेंट बराबर R। S इक्विवेलेंट की वैल्यू 12S और S प्लस 12 ऊपर चला जाएगा, बराबर दूसरी कंडीशन में L कितनी है, 51.9, और 100 माइनस L कितना हो जाएगा, 48.1। ये नई कंडीशन का R बटे S इक्विवेलेंट। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो S का मान आ जाएगा। देखिए, R और S को बाहर ले लो, S प्लस 12 बटे 12 बराबर 51.9 बटे 48.9। R बटे S ये रहा, ये इधर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा S बटे R। तो देखो, S प्लस 12, फिर उसके बाद है 12, केवल ओनली 51.9 अपॉन में 48.1, ये उल्टा हो जाएगा तो S की वैल्यू ये रही और R की वैल्यू ये रही।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 2.12 आ जाएगी। और उसके बाद देखिए s प्लस 12 अपॉन में 12 बराबर 2.12, ये उधर गया, s प्लस 12 2.12 इंटू 12 और यहाँ से आंसर आएगा 13.5 के लगभग। तो आंसर 13.5 ओम। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। क्या कह रहा है कि मीटर ब्रिज के यहाँ पर R और यहाँ पर X, जिसको अपन S बोलते हैं, जब यहाँ पर X है तब शून्य इस लेंथ पर प्राप्त होता है, तो R बटे S की वैल्यू आ गई। अब इसने क्या किया, इस S के साथ समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। फिर लंबाई दे रखा है 51.9 सेंटीमीटर। तो अब जो R बटे S इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है और वो हमने निकाला 12S अपॉन में S प्लस 12। तो यहाँ मान रखा, ये ऊपर चला गया, बराबर ये R और S बाहर आ गया और इसको इधर लेंगे तो S बटे R हो जाएगा। सॉल्व किया, ये आ गया 2.12 और यहाँ से S का मान 13.5 ओम आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मीटर ब्रिज से कैसा भी क्वेश्चन हो और कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, मीटर ब्रिज वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें 12 प्लस S अपॉन 12 बराबर 2.12 आया। इसको 12 से गुणा किया, S निकालना है तो 12 को इधर माइनस में, वहाँ पर मैंने गलती से 12 की जगह 2 लिख दिया है। आप जब कैलकुलेशन करें आपको लगे आंसर आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने दोबारा इस चीज़ को लिखा है। वैसे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर 12 ही आना है, लेकिन फिर भी 2.12 इंटू 12 माइनस 12 इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक चीज़ याद रखें कि धातु या मेटल के लिए अगर तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान के अनुसार, अगर ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। और उपधातु या मेटेलॉइड के लिए अगर आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। ये लाइन आप अच्छे से समझ लें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लोहे के एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। लोहे का प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा 5 गुणा 10 की पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। मीटर ब्रिज के तार के बारे में जब हमने बात की तो मैंने आपको बोला था कि इस तार का अल्फा कम होना चाहिए। अल्फा क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। और अगर अल्फा का मान कम है, इसका मतलब जो तार है उस पर ताप का प्रभाव कम होगा। अगर अल्फा ज्यादा होता तो तार पर ताप का प्रभाव ज्यादा होगा। अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, उसकी वैल्यू, और इसका मात्रक देखिए प्रति डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तब धारा 30 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। और इस क्वेश्चन की सबसे शानदार बात कि तार के सिरों पर विभवांतर नियत रखा जाए तो इसका ताप 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए, अब तार में धारा कितनी होगी? ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन। एक चीज याद रखें, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तार है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ये है। इस तार में 30 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और इस तार का प्रतिरोध 20 ओम है। और इस कंडीशन में इस तार का विभवांतर V है।
यदि इसका विभवांतर तो V ही रखा जाए, इसकी अल्फा भी यही रहेगी क्योंकि तार का पदार्थ तो बदलेगा नहीं, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, V का मान नियत है याद रखे, तो R भी बदलेगा और I भी बदलेगी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि V का मान तो नियत रखा जाए लेकिन तापमान 20 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा और धारा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि V कितना है। V बराबर आई आर, I का मान कितना दे रखा है 30 मिली एम्पियर और R कितना है 20 ओम। 30 मिली एम्पियर को 10 की पावर -3 और 20 600 गुणा 10 की पावर -3 वोल्ट, ये तो हो गया विभवांतर। इसको आप ऐसे ही लिखिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। फिर अल्फा के लिए एक फॉर्मूला होता है R2 - R1 बटे में प्रारंभिक प्रतिरोध ब्रैकेट T2 - T1। बाद वाला प्रतिरोध कितना हो गया तापमान बढ़ाने के बाद, वो R1 प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू तापमान में अंतर। देखो प्रतिरोध कितना हुआ 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, उसको R2 कह रहे हैं। पहले कितना था 20 ओम, R1 कितना था 20 ओम। टेम्परेचर को केल्विन में बदलें तो 120 को केल्विन में बदलेंगे तो 273 से जोड़ देंगे 393 में, और 20 डिग्री सेल्सियस में भी 273 जोड़ देंगे तो 293 में। यहां से अल्फा का मान आपको दे रखा है R2 - 20, ये 20, इसका डिफरेंस 100। यहां देखिए अगर मैं 20 को 100 से गुणा करूं तो 2000, इस 2 को मैंने यहीं रख दिया और 1000 को इधर लेके आया गुणा में, और 1000 होते हैं 10 की पावर 3, तो ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, कट गए। 5 बराबर R2 - 20 बटे 2। अब यहां बटे में करके इसको ब्रज गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। R2 - 20 बराबर 5 गुणा 2, और R2 निकालना है तो माइनस का उधर चला जाएगा। 5 गुणा 2 10 है, 10 में 20 जोड़ दिए 30 ओम। एक चीज तो यहां ये निकल के आई है कि आपके पास लोहा है, धातु है। 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए उस तार का प्रतिरोध 20 ओम था, तो 120 डिग्री सेल्सियस करने पर मतलब कितना बढ़ाया है 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस चीज को भी ध्यान में रखना है। मान लो यहीं ये पूछता कि 100 डिग्री और बढ़ा दिया जाए तो आपको T2 20 + 100 120 मानना पड़ता। ये बात तो यही हुई ना कि 120 डिग्री तक ले जाया गया तो 20 तो पहले ही था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक चीज ये भी ध्यान रखें कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया। तापमान को केल्विन में रखें जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, तो पहले 20 ओम था अब 30 ओम हो गया। ये पूछ रहा धारा कितनी होगी। ओम के नियम से V बराबर आई आर, I का मान V बटे आर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बदला है, बस विभवांतर वही है। तो विभवांतर कितना है 600 गुणा 10 की पावर -3, तो V की वैल्यू ये रखी, R की वैल्यू 30, ये 0 से 0, 20 गुणा 10 की पावर -3। याद कीजिए I बराबर 20 गुणा 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब है मिली एम्पियर, तो आंसर 20 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा। ओम का नियम, धातुओं पर ताप का प्रभाव क्या होता है धातुओं के प्रतिरोध पर, उप धातुओं के प्रतिरोध के बारे में भी मैंने बताया। प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है अल्फा, उसका मात्रक क्या होता है ये भी आपके सामने दिख रहा है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध
ब्रैकेट में तापमान में परिवर्तन। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान में रखना है, पहले T1 20 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ा के 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बढ़ा कितना 120 में से 20। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस के बजाय इसको केल्विन में बदलो, तो 273 जोड़ दो और सॉल्व करो। V या विभवांतर नियत रखा गया है, तो पहले विभवांतर निकाल लिया था और उसके अकॉर्डिंग धारा का मान 20 एम्पियर आ गया, मिली एम्पियर, एम्पियर नहीं मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर कह रहा हूं, मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा। देख लीजिए, पहले धारा 30 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, अब 120 कर दिया तो 20 मिली एम्पियर ही रह गई। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा। और उप धातुओं के लिए, मेटलोइड के लिए, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखें। कुछ और क्वेश्चंस देखिए। एक पदार्थ का ताप 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, केल्विन पैमाने पर यह वृद्धि है। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सेल्सियस पैमाने में बढ़ा है तो केल्विन में भी 27 की ही वृद्धि होगी। जैसे मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो 273 केल्विन था, अब 27 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 003 300 केल्विन। तो पहले 273 था, अब 300 हो गया, तो 27 केल्विन ही बढ़ा। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चा जबरदस्ती कंफ्यूज होता है, आपको नहीं होना है। डिग्री सेल्सियस में जितने की वृद्धि होगी केल्विन में भी उतने की वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन और देखिए, किसी तार का प्रतिरोध R है, ध्यान से देखना, इसी पदार्थ का एक अन्य तार है। इस लाइन का मतलब है कि जो तार ये है उसी धातु का ये बना है, इसका मतलब उसकी रो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि पदार्थ सेम है। दूसरा जो अन्य तार है इसकी लंबाई पहले तार से आधी, लंबाई आधी है और व्यास पहले तार का आधा है। इस बात को ध्यान में रखें, याद रखें, यहां पर व्यास दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं। दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। 4 ऑप्शन है। पहली कंडीशन, मान लो इस तार जो भी धातु का बना है उसकी प्रतिरोधकता रो है, इसकी लंबाई L1, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और वो होता है पाई R1 का स्क्वायर। तो इस तार के लिए प्रतिरोध R1 बराबर रो L1 अपॉन A1। अब कोई दूसरा तार है जिसकी लंबाई L2, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 और A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर। अब हमें दिया गया है कि इस तार की लंबाई जो L2 है वो पहले वाले की आधी है, L1 की आधी, तो L2 बराबर L1/2। और क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधी है, तो R2 भी R1 की आधी है। जब R2 R1 की आधी है तो दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया A2 पाई R2 की जगह R1/2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और पाई R1 का स्क्वायर है मतलब A1/4। मतलब अगर व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधी होगी, और त्रिज्या आधी होगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले का 1/4 रह जाएगा। अब यहां पर R1 बराबर रो L1A1 था।
R2 बराबर रो तो वही रहेगा क्योंकि धातु या पदार्थ वही है, रो। L1 कितना है, L2 कितना है, L1/2, और A2 कितना है, A1/4 ऊपर चला जाएगा, और यहां से R2 बराबर रो L1A1 इंटू 4/2, और रो L1/A1 किसके बराबर है, R1 के, और ये 2 टाइम, और R1 को क्या कहा जा रहा है, R। तो नया प्रतिरोध या दूसरे तार का प्रतिरोध 2R होगा। एक एक चीज मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताई है। पहली बात तो याद रखें, दोनों की जो पदार्थ है वो सेम है। दूसरा जो तार है उसका व्यास आधा है। गलती से बच्चे व्यास आधे को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा समझ लेते, नहीं, व्यास जब आधा है तो त्रिज्या भी आधी, और अगर त्रिज्या आधी है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले का बाई 4 रह जाएगा। देखिए, लंबाई आधी हो गई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/4 गुना हो गया, इसलिए प्रतिरोध का मान 2 गुना हो गया। बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं को आपको बार बार सॉल्व करना है, बार बार पढ़ना है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सके। ऐसे नहीं कि एक बार देखा क्वेश्चन उसका आंसर देख लिया। एक एक स्टेप आपको ढंग से समझनी है, ताकि एग्जाम में या किसी भी बुक को अगर आप सॉल्व करें, वैसे तो बुक के क्वेश्चन कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐप पर जो वीडियो और उसमें जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से करके जाइए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस इनको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं हो कि इसी क्वेश्चन में आपसे दोबारा करवाया जाए और आप गलत कर दें, तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। R0 12 ओम प्रतिरोध के तार से एक वलय बनाया गया। 12 ओम के तार को ऐसे वलय में बदल दिया गया। चित्र में दर्शाए अनुसार L1, यहाँ पर 2 बिंदु बना दिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L1 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L2। ये पूछ रहा है L1 और L2 का अनुपात ज्ञात करो। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जिससे कि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध RP का मान 8/3 ओम हो। मान लो इस R1 लंबाई के तार का प्रतिरोध R1 है और इस L2 लंबाई के तार का प्रतिरोध R2 है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में आ गए और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 8/3 ओम आना चाहिए। तो फिर L1/L2 क्या होगा? देखिए, 4 ऑप्शन है। माना L1 लंबाई के प्रतिरोध के लिए हमने R1 और L2 लंबाई का प्रतिरोध R2। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पूरे तार का प्रतिरोध 12 ओम था, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया? 12 ओम। अब R1 और R2 को समांतर क्रम में रखेंगे तो ये फॉर्मूला है और RP की वैल्यू यहां से ऐसे आ जाएगी। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 8/3 ओम होना चाहिए, इस फॉर्मूले में मान रखा, और R2 प्लस R1 बराबर 12 ओम होता है, ये भी क्वेश्चन से हमको पता लगा। और यहाँ से हमने सॉल्व किया, इसको 3 से गुणा कर दिया और 12 को 8 से 96, R1 इंटू R2 बराबर 32। ध्यान से देखना, आप ये तो जानते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा। अगर प्रतिरोध का अनुपात आ गया वही लंबाई का अनुपात होगा। यहां से हमको ये बात पता लगी कि R1 और R2 को गुणा किया जाए तो 32 आएगा और R1 और R2 को जोड़ा जाए तो 12 आएगा। अब 12 के 2 ऐसे फैक्टर ज्ञात करो जिनको जोड़ने पर तो 12 आए और गुणा करने पर 32 आए। तो एक सिंपल सी अप्रोच है कि 4 और 8,
हो गए 12 और गुणा भी करेंगे तो 8 चौके 32। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो 32। देख लो R1 प्लस R2 12 है, R1 इंटू R2 32 है। इसका मतलब एक प्रतिरोध 4 ओम का और दूसरा 8 ओम का। तो जिसकी लंबाई कम है, ये लंबाई कम है, तो इसका है 4 ओम और इसका है 8 ओम। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर R1 बटे R2 कितना हो गया 4 बटे 8, यही अनुपात होगा L1 बटे L2 का, और काटेंगे तो कितना आ गया 1/2। आंसर बी। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर एक साथ है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है, साथ में मैथमेटिकल अप्रोच और कहां कहां पर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखें, बार बार उसको सॉल्व करें और किस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन में अप्लाई हुई है उनको ध्यान में रखें, ताकि ऐसा ही पैटर्न वाला क्वेश्चन अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो आपकी अप्रोच एकदम अच्छी हो। कुछ और क्वेश्चन देखिए। 2 ओम के 5 प्रतिरोधक चित्रानुसार बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। आपके सामने चित्र है, बैटरी जुड़ी हुई है और इस सर्किट में धारा का मान या आई का मान निकालना है। 4 वोल्ट की बैटरी है और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है। P/Q R/S बराबर है, तो इसको आप हटा सकते हैं। 2 और 2 4 ओम हो गए श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों समांतर क्रम में हो गए 1/4 और 1/4, तो यहाँ से आ गया 2/4 और RP का मान कितना आ गया 4/2, मतलब 2 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। और V बराबर क्या होता है IR, तो I निकालना है V/R। V का मान कितना है 4 और R का मान कितना है 2, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये दोनों श्रेणी क्रम में 4, ये दोनों श्रेणी क्रम में 4 और 1/4 1/4 2/4, RP की वैल्यू 2 ओम। वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, प्रतिरोध कितना है 2, तो धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर। यहाँ देखिए निम्न परिपथ में प्रतिरोध RX अज्ञात है। प्रतिरोध आपके सामने है परिपथ, और R वेरिएबल VAR बदला जा सकता है और इस R वेरिएबल की वैल्यू 12 ओम है। मतलब ये तो है S अज्ञात प्रतिरोध, यह है प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध जिसको बदला जा सकता है। एमीटर में धारा 0 है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज संतुलित अवस्था में। अज्ञात प्रतिरोध RX का मान बताओ। ये परिपथ चित्र है, इसमें वोल्टेज मान लो या 9 वोल्ट कुछ भी दिया हुआ हो, ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। इसमें धारा 0 है एमीटर में, एमीटर धारा का मापन करता है और गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा भी बताता है। एमीटर में हम केवल और केवल धारा कितनी हुई है ये बता सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा भी बताएगा। मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अगर आप जॉकी को बैलेंस पॉइंट से आगे लेके जाए तो धारा की दिशा बदल जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिंदु पहले रह गया। एमीटर में धारा 0 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, और आप जानते हैं P/Q बराबर R/S। ये R है, अज्ञात प्रतिरोध S है, तो फिर ये P है और ये Q है। P का मान 6, Q का मान ये, R का मान 12, RX निकालना है और सोल्व किया, कितना आ गया 3 ओम। तो आंसर कितना आ गया 3 ओम। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के अप्रोच को समझते चलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं,
एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उनका पैटर्न इससे आसान ही होगा, इससे टफ नहीं होगा। और याद रखें, अपना टारगेट है सिलेक्शन लेना, तो इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते। एक और शानदार कॉन्सेप्ट देखिए, निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु J AJ L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यहां से यहां तक L सेंटीमीटर है। जब R और X के मान दुगने कर दिए जाते हैं और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति है। जब R और इस X को हम कैलकुलेशन में S मानते थे, इन दोनों के मान दोगुने कर दिए जाए और फिर बदल दिए जाए, तो संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा। कैलकुलेशन तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन याद रखें R और X के मान दोगुने करे जाएंगे और हमारा फॉर्मूला R/S और S क्या है X, तो ऐसे लिख सकता हूं, दोनों दो गुने हो, 3 गुने हो, 1.5 गुने हो, 4 गुने हो, जितने भी गुने होंगे वो तो कट ही जाएंगे। इसका मतलब R/S या R/X का अनुपात तो नियत रहेगा, दोनों को कितने ही गुना कर लो। बस बात है परस्पर बदलने की, इसको इधर और इसको इधर। वास्तव में जब यहां पर R था तब यहां पर संतुलन बिंदु की लंबाई L सेंटीमीटर थी, तो इस S के लिए कितना बच गया था 100 - L। अगर इसको इधर लाओगे तो फिर संतुलन लंबाई भी 100 - L हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में R और X या R X को अपन क्या बोल रहे हैं S, R और S के मान में जितने गुना वृद्धि हो, हाँ अगर इसके मान में अलग वृद्धि हो रही है, इसके मान में अलग वृद्धि हो रही है, तब आपको फिर दोनों के गुना ध्यान रखने हैं, वरना तो R और X दोनों दो गुने किए तो दोनों कट गए, R/S अनुपात वही रहा, बस इसको ऐसे बदल दिया। जब यहाँ पर R था तो ये L था और यहाँ S के लिए 100 - L था, अब ये इधर आ गया तो 100 - L इधर आ जाएगा। अगर बिना कोई परिवर्तन किए इनको बदल दें तो यहाँ से जितनी लंबाई पहले आ रही थी, अब यहाँ पर संतुलन लंबाई 100 - L आएगी। AB 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। ये देखिए, जब इसको इधर कर देंगे तो 2x/2r काट दिया, इसको L1, ये 100 - L1, x/r की वैल्यू ये। पहले नॉर्मल कंडीशन थी तब पहले इक्वेशन ये आएगी, ये r, ये x, r/x, ये L 100 - L। लेकिन जब इनको दुगना करके बदल दिया, x/r की वैल्यू ये है तो r/x की वैल्यू इसको उल्टा कर देंगे। r/x दोनों को बराबर करते हैं, इस तरीके से लिखा, और इसको सॉल्व करके देखो, कैपिटल L L1 बराबर, इसको इससे गुणा कर दिया, 10,000 माइनस 100 L1 माइनस 100 कैपिटल L माइनस L कैपिटल L L1, इधर ये है, ये दोनों इधर है, देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये दोनों कट गए। ये माइनस का है, इधर आ गया, इसको लो, ये माइनस का है, ये इधर आ गया प्लस, 10,000 माइनस 100 L1 निकालना है तो इस 100 का भाग देंगे, आंसर 100 माइनस कैपिटल L, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैलकुलेशन करके भी बता दिया है। सिंपल अप्रोच भी ध्यान में रखनी है। पहली बात,
ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है कि r और x के मान 2 गुने कर दिए। अगर 2 गुने कर दिए तो भी कट जाएंगे, 3 गुने कर दिए तो भी कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात अनुपात की है और इनको बदल दिया गया। तो जब इसके लिए लंबाई L थी तो इसके लिए कितनी थी 100 माइनस L। अब इसको इधर कर दिया तो यहाँ जो लंबाई आएगी वो इसके बराबर आ जाएगी, इसके लिए वापस वही। ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपने S को R की जगह, R को S की जगह कर दिया, तो जो पहले दे रखा था L, अब संतुलन लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर आएगी। कुछ और क्वेश्चन देखिए दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हो कि आप उनको ना सीरीज से ना ही पैरेलल से सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर आपको व्हीटस्टोन वाला दिमाग लगाना है। अभी तक सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिए गए सर्किट में परिपथ में बिंदु A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये आपको सर्किट दे रखा है, P/Q R/S बराबर है। इस प्रतिरोध को आप हटा सकते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 20, ये दोनों श्रेणी क्रम में 20। अब 20 ओम का ये और 20 ओम का ये दोनों समांतर क्रम में हैं और यहाँ से 2/20 और RP की वैल्यू 20/2 बराबर 10 ओम आंसर आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार सॉल्व करवाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम देखेंगे तो पैटर्न यही पूछा जाएगा। कई बार आप पढ़ते टाइम कि ये तो बिल्कुल आसान है आएगा, ये तो बिल्कुल आसान है आ जाएगा, लेकिन कई बार बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते। 1/RP की वैल्यू 2/20 है, RP की वैल्यू 20/2 बराबर 10 ओम। एक क्वेश्चन और देखिए, ये सर्किट दे रखा है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कई बार बच्चे इसको लगे रहते हैं कि मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना दूंगा। याद रखें 4 ही प्रतिरोध है। यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस बिंदु को C मानिए। फिर आप सोचें कि सर इसको भी कुछ मान लेते, नहीं। देखो यहां से A है और यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है और कोई बैटरी नहीं है, तो इस बिंदु का विभव भी A के बराबर ही है। A B C, देखो A और B के बीच में 10 ओम, फिर A और B के बीच में 10 ओम, उसके बाद A और इसको C मान रहे हैं तो C के बीच 6 ओम, उसके बाद B और C के बीच 4 ओम, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो रहे हैं तो 10 ओम, और आपके पास देखो ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, 6 और 4 भी 10 ओम। ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए और प्रत्येक प्रतिरोध 10 ओम का है। तो समांतर क्रम में आप ध्यान रखना, अगर प्रतिरोध का मान समान हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध में जितने प्रतिरोध है उसका भाग दे दो। एक प्रतिरोध का मान 10 और कुल कितने प्रतिरोध है 3, तो आंसर 10/3 ओम आ गया। तो ये था दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल, और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़कर आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे को फिजिक्स समझ में आने लगी है, लेकिन उसी टॉपिक के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपसे नहीं हो पाता है। इसलिए इन न्यूमेरिकल को आप बार बार सॉल्व करो। कई बार आपका कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, आपने मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी तो भी आपका आंसर तो गलत ही होगा। इसलिए बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, ताकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।